जनकपुर नगर में माता रानी आ चुकी थी। सभी लोग बड़ी ही धूमधाम से और बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से माता रानी का आगमन कर रहे थे। कोई मंदिरों में माता रानी को विराजमान कर रहे थे तो कोई घरों पर माता रानी को विराजमान कर रहे थे। सभी लोग अपने अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्ति भाव कर रहे थे। वहीं पर राधा, जो कि बहुत ही दयालु स्वभाव की थी, वहाँ माता रानी की बहुत ही बड़ी भक्त थी। नवरात्र को लेकर राधा कई दिनों से उत्साहित थी। एक दिन वहाँ, अरे माता रानी का त्योहार आ चुका है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कब नवरात्र आए और कब मैं माता रानी का दर्शन पाऊँ। वैसे तो वहाँ मेरे दिलों में हमेशा रहती है, लेकिन जब नवरात्र आता है तो मुझे तो धरती पर ही जन्नत नजर आती है। अब क्या था, हर रोज राधा मंदिर जाती थी और पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन की बात है जब राधा की ही सहेली मीना उसे मिलती है। अरे राधा, तू तो माता रानी की बड़ी ही अच्छी भक्त है। सारे गांव में तेरी चर्चा है कि तुझ पर माता रानी की कृपा है, लेकिन इस नवरात्र माता रानी के लिए तू क्या कर रही है? अरे माता रानी को क्या चाहिए, मैं उनकी भक्ति कर रही हूँ, उनके लिए तो यही काफ़ी है। अरे राधा, माता रानी तेरी माँ है, हम सब की माँ है, और तू सिर्फ माता रानी की पूजा ही करेगी? तुझे पता है मैं तो माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बना रही हूँ। वो मेरे घर आएगी, खाएगी, और देखो ना कितना अच्छा लगता है जब हम माता रानी के लिए 100 तरह के अलग अलग पकवान बनाते हैं। अरे हाँ वो तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ जी मुझे 100 तरह के पकवान बनाने देगी, क्योंकि उन्हें कहाँ पसंद है। अरे तेरी सास तो है ही कंजूस, लेकिन तू कब तक कंजूस बनेगी? तुझे भी माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बनाने चाहिए। देख लेना, इसी बहाने माता रानी तेरे घर पर आ जाएगी। हाँ हाँ, तू ये बात तो बिल्कुल सही कह रही है, इसी बहाने माता रानी तो मेरे घर पर आएगी। अब तो माता रानी के लिए मैं 100 तरह के पकवान बना कर ही रहूँगी। अब तो राधा ने ठान ही लिया था कि वहाँ माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बनाएगी। जहाँ पर राधा माता रानी की इतनी बड़ी भक्त थी, वहीं पर कमला, उसे माता रानी की भक्ति करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वहाँ माता रानी की भक्ति तो दूर की बात, अपनी बहू राधा को ही दिन रात परेशान करती थी। एक दिन वहाँ बैठे बैठे सोचती है, अरे राधा बहू तो माता रानी की बड़ी ही भक्त है। मुझे लगता है कि मुझे इसका व्रत भंग करना चाहिए। नवरात्र में अगर चिकन बनवाऊंगी इससे तो इसका व्रत तो भंग हो ही जाएगा। अरे राधा बहू, कहाँ गई तू? जल्दी आ तो। अरे माँ जी, क्या हो गया? वो क्या है ना, मैं माता रानी की पूजा कर रही थी। अरे राधा बहू, वो सब बाद में करना, एक काम कर, मुझे चिकन बना दे। लेकिन माँ जी, मैं चिकन कैसे बना सकती हूँ? आपको पता है ना, नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, मेरा व्रत है, और मैं घर में ऐसी चीज़ें नहीं बना सकती, इससे मेरा व्रत भंग हो जाएगा। अरे तू कैसी बातें करती है? व्रत तू है, मैं नहीं, तुझे चिकन बनाना ही होगा। माँ जी प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए ना, आप चिकन मत बनवाइए। मैं नवरात्र के जाते ही आपको बाहर चिकन बना कर दे दूँगी, लेकिन मैं घर में चिकन नहीं बना सकती। हाँ तो मैं कौन सा बोल रही हूँ कि तू घर में चिकन बना, तू बाहर जाकर भी चिकन बना सकती है। बेचारी राधा क्या करती, वह अपने पति के पास जाती है। देखिए ना रामू जी, माँ जी क्या कह रही है, वो मुझसे बोल रही है कि तू चिकन बना दे। आपको पता है ना, मैं नवरात्र का व्रत हूँ, और मैं व्रत ऐसे कैसे तोड़ सकती हूँ? अगर मैं चिकन बनाऊंगी तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, आपको पता है ना। अरे तो उसमें चिंता की क्या बात है, मैं है ना श्याम से चिकन बनवा दूंगा। वैसे भी उसे नवरात्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो चिकन खाता ही है, इसलिए मैं माँ के लिए भी उससे चिकन बनवा दूंगा। लेकिन हाँ, माँ से तुम झूठ ही बोलना कि चिकन मैंने ही बनाया है, वरना वहाँ कैसे भी करके तुम्हारा व्रत भंग करने की कोशिश करेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे तो नवरात्र में मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन माता जी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब क्या था, राधा अपनी सास से झूठ ही बोल देती है। अरे बहू, ये चिकन तो बड़ा ही अच्छा था, लेकिन ये चिकन बनाया किसने? माँ जी, वो चिकन मैंने ही बनाया है, वो रामू जी से बोल दिया था कि आप माँ जी को दे देना। अरे वाह बहू, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। सास मन ही मन खुश होती है, मैंने तो आज बहू का व्रत भंग करवा दिया, इससे मुझे बड़ी ही खुशी मिल रही है। इधर राधा भी खुश है, अच्छा हुआ माँ जी से झूठ बोल दिया, वरना मेरा व्रत भंग करने के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। राधा मंदिर जाकर माता रानी से प्रार्थना करती है।
माता रानी मुझे माफ़ कर दो, आज नवरात्र करके मैंने झूठ बोला। वैसे मैं झूठ बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि माँ जी गुस्सा हो जाती। माँ जी का तो आपको पता ही है, वहाँ मेरा व्रत भंग करने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। राधा यहाँ कहकर मंदिर से घर ही आ रही थी कि तभी रास्ते में उसे प्रेरणा मिलती है। अरे राधा, मीना कह रही थी कि इस बार तू भी 100 तरह के पकवान बनाकर अपनी माता रानी को खिलाने वाली है। क्या यह बात सच है क्या? तेरी सास ऐसा करने देगी? हाँ, मेरा मन तो है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। अब मैंने सब कुछ माता रानी पे ही छोड़ दिया है। वहाँ चाहेगी तो ही बना सकती हूँ, अगर उनका ही मन नहीं होगा तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। वैसे सब लोग कहते हैं कि जो भी माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बनाते हैं, उनके घर पर माता रानी आती है और खा कर भी जाती है। अरे क्या कह रही हो? क्या यह बात बिल्कुल सच है? जब तो मैं माता रानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने तो मीना से भी कह दिया था कि मैं 100 तरह के पकवान तो बना कर ही रहूँगी। हाँ हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांव के जितने लोगों ने माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बनाए ना, उन सब के घर पर माता रानी आई है और उनको अपना आशीर्वाद दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। मेरा भी मन है कि मैं माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बनाऊं। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर पर 100 तरह के पकवान बनाने का इंतज़ाम भी तो करना है। राधा अपने घर आती है और अपनी सास से पूछती है, माँ जी, मुझे माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बनाने हैं। क्या मैं 100 तरह के पकवान बना सकती हूँ? क्योंकि आप अगर परमिशन नहीं देंगी तो मैं कैसे बनाऊँगी? आपको मुझे कुछ पैसे देने होंगे। अरे बहू, 100 तरह के पकवान क्या माता रानी खा कर जाएगी? तो उनके लिए 100 तरह के पकवान बना रही है। मुझे नहीं लगता। फालतू में तू खर्चा करेगी रामू का। तुझे तो पता ही है मेरा बेटा रामू कितना मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, तब जाके कहीं से वहाँ कमाई करता है। और तू है कि माता रानी को 100 तरह के पकवान बनाने में ही सारा खर्चा कर देगी। इससे क्या मिलेगा तुझे? माँ जी, इससे वही मिलेगा, हमारी माता रानी हमारे घर आएगी और उनका आशीर्वाद मिलेगा। बहू, मुझे तो नहीं लगता कि तुझे यहाँ सब करना चाहिए, रहने ही दे इससे अच्छा। लेकिन माँ जी, मेरा तो मन है इस बार। हर बार तो सारे गांव के लोग करते हैं, लेकिन इस बार मुझे करना है। आप प्लीज़ अलाउ कर दीजिए ना। अरे बहू, तुझसे एक बार कह दिया ना कि इतना खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये काम मत कर। मुझे वैसे भी इतना भरोसा नहीं है कि माता रानी घर पर ही आ जाती है। अगर श्रद्धा और विश्वास से आप माता रानी को घर पे बुलाओगे ना, तो वो सच में आएगी। आपको पता है माँ जी, कई बार हमारे गांव में ऐसा हुआ है कि सबके घरों पर माता रानी आई है और सच में उन्होंने उनको दर्शन भी दिए हैं, लेकिन वहाँ अन्य रूप में आ सकती है, हमको पता भी नहीं चलता। अरे ये सब ढोंग ही है, लोगों के ढोंग में तू मत लग। तू अपना काम कर, जा खेतों पर रामू की मदद करवाना। यहाँ घर पर रोटी तोड़ने से क्या होगा? जा लकड़ियाँ भी ले आना। बेचारी राधा क्या ही कहती, खेतों पर जाती है। खेतों पर अपने पति रामू से कहती है, रामू जी, मेरा मन है इस बार कि मैं माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बनाऊं। सारे गांव वाले उनके लिए तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, क्या मैं नहीं बना सकती? अरे तुमसे किसने मना किया है? मैं भी तो माता रानी का भक्त हूँ। क्या मैं माता रानी के लिए इस चीज़ के लिए कभी मना कर सकता हूँ? आप तो मना नहीं करते, लेकिन माँ जी तो मना कर रही है ना। वो मुझसे कह रही है कि फालतू खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं। रामू मेहनत करता है और दिन रात कमाई करता है और तू ऐसे ही खर्च करती है। अरे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पता है ना, तुम माता रानी की भक्ति करती हो, इससे हमारे घर को ही सुकून शांति मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बनाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ जी मुझे घर पर 100 तरह के पकवान बनाने देंगी। अरे तो कौन कह रहा है कि तुम घर पर ही 100 तरह के पकवान बनाओ? हम खेतों पर भी तो माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बना सकते हैं। एक काम करना, हम यहाँ खेतों पर ही माता रानी के लिए 100 तरह के पकवान बनाएंगे। माँ से कह कर आएंगे कि हम तो खेतों पर जा रहे हैं किसी काम से और 100 तरह के पकवान माता रानी के लिए बना देंगे। इससे तो माता रानी खुश हो जाएगी ना। हाँ, वैसे ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आइडिया आपका बहुत ही अच्छा है। अब मैं माता रानी के दरबार में जाती हूँ। माता रानी, अब मैं कल ही आपके लिए 100 तरह के पकवान बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पकवान आप खाने के लिए आए। रामू जी मेरा साथ दे रहे हैं, हम दोनों पति पत्नी भावपूर्वक आपको आमंत्रित करते हैं। आप हमारे घर ज़रूर आना।
माता रानी, वो खेत भी तो हमारा घर ही है। आप घर नहीं आ सकते तो वहाँ तो आ ही सकते हो। दूसरी सुबह होते ही राधा अपनी सास से, माँ जी, मैं काम के लिए रामू जी के साथ जा रही हूँ। उनको दिन भर हो जाएगा और मैं भी उनकी मदद करूँगी, तो हम शाम को ही घर लौटेंगे। अरे बहू, आज तक तो तू कभी गई नहीं सुबह से, आज क्या हो गया जो तू अचानक से सुबह से ही रामू के साथ काम पर जाने लगी है? माँ जी, वो क्या है ना, रामू जी को आजकल बहुत ज़्यादा काम होता है। उन्होंने कहा कि तू भी मेरे साथ चल और हम दोनों ही मेहनत करेंगे, और मेहनत की कमाना तो अच्छी ही बात होती है ना माँ जी। हाँ बहू, ठीक है, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अब सास भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन राधा, हे भगवान, अगर माँ जी मेरे साथ चली तो वहाँ मुझे 100 तरह के पकवान नहीं बनाने देगी। अब मैं क्या करूँ माता रानी? मैंने तो आपको आमंत्रित भी कर लिया, अब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको 100 तरह के पकवान ना खिला पाऊँ। राधा बेचारी क्या करती, अपनी सास को वहाँ मना नहीं कर पाती है। वहाँ जैसे ही खेतों पर जाती है तो रामू 100 पकवानों के साथ खड़ा था। राधा कुछ समझ नहीं पाती। अरे, ये आपने 100 तरह के पकवान कैसे बना लिए? क्या आप मुझे बता सकते हो? इतनी जल्दी इतने पकवान तो नहीं बन सकते, मेरे आने का इंतज़ार तो कर लेते। अरे, एक बुजुर्ग औरत आई थी, वहाँ कह रही थी कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और मुझे राधा ने ही भेजा है, इसलिए वहाँ आई थी और आकर 100 तरह के पकवान बना गई। और तुम्हें पता है, वहाँ हमारे घर गई है, उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ और वहीं पर रहूँगी। मुझे तो राधा ने रखा है और राधा ने बुलाया है, इसीलिए आई हूँ मैं। राधा कुछ समझ नहीं पाती, वह कहती है, अरे आप क्या कह रहे हो? वहाँ कहीं मेरी माता रानी तो नहीं? क्योंकि मैंने तो ऐसी किसी बुजुर्ग औरत को बुलाया नहीं, ना ही मैं किसी को जानती हूँ। वहाँ तो मेरी माता रानी ही हैं। आपको पता है, मैं कल ही माता रानी के दरबार में जाकर उनको आमंत्रित करके आई थी। क्या सच में वह मेरे यहाँ पर आई थी? सच में मैं बहुत ही धन्य हूँ जो माता रानी मेरे घर पर आई है। अब तो वो हमारे घर पर ही रहेगी। हाँ हाँ राधा, वो कह कर गई है कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ और अब कुछ दिनों तक वहीं रहूँगी। राधा यहाँ सोचकर बहुत ही खुश होती है और जल्द ही घर दौड़ कर जाती है। घर अलग ही रूप में था, वहाँ एक झोपड़ी से एक महल बन चुका था। यहाँ देखकर राधा बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी सास भी अचंभित हो जाती है। राधा बहू, मुझे माफ़ कर दे, सच में तेरी माता रानी सच में चमत्कारी है। मैंने तुझसे क्या क्या नहीं करवाया, चिकन बनवाया, ये करवाया, और तो और 100 तरह के पकवान बनाने को भी मना कर दिया, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा था, और माता रानी की वजह से ही आज ये घर बना है। माता रानी सच में हमारे घर आई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ माँ जी, मुझे भी मेरी माता रानी मेरे घर पर आ गई है। उन्होंने 100 तरह के पकवान भी खाए और बनवाने में भी मदद की। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। राधा बेहद ही खुश थी। रामू, राधा और उसकी सास तीनों बेहद ही खुश हो जाते हैं। सारे गांव वालों को यहाँ बात पता लग जाती है कि रामू के घर पर माता रानी आई थी। नैना, जो कि अमीर बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन उसकी शादी साधारण से सूरज के साथ हो जाती है। सूरज साधारण जिंदगी ही बिताता था, लेकिन यह बात नैना को कहाँ जमती थी। नैना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि सूरज इतना सिंपल रहता है। अरे सूरज जी, मुझे तो समझ ही नहीं आता, आप इतने पैसे कमाते हो, जाता कहाँ है? आप सही से ज़िंदगी भी नहीं बिताते। मेरे मम्मी पापा को देख लेना, हम तो ऐसी ज़िंदगी जीते हैं ऐशो आराम की। आप भी ऐसी ज़िंदगी जी कर देखो, फिर मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। अरे नैना, तुम ऐसी बात क्यों करती हो? मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। जितना कमाओ बचा कर रखो, और तुम्हें पता है ना, मुझे दिखावे की ज़िंदगी का कोई शौक़ नहीं है। तुम जैसा मैं बिल्कुल बनना ही नहीं चाहता। अरे लेकिन मुझ में क्या कमी है जो आप मुझ जैसा नहीं बनना चाहते? तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है। इतना घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास घमंड होता है ना, वह कुछ ही दिनों का होता है, कुछ ही दिनों का मेहमान होता है, इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। सूरज अपनी माँ वसुंधरा के सिखाए हुए पद चिन्हों पर ही चलता था। वसुंधरा एक साधारण महिला थी, जिसने अपने बेटे का पालन पोषण अकेले नहीं किया था। वसुंधरा अपने बेटे को यही संस्कार देती थी कि दिखावे की ज़िंदगी से अच्छा साधारण ज़िंदगी जियो, उसमें ही उसे खुशी मिलती थी। वहीं पर सूरज भी दिन भर ऑफिस के कामों में लगा रहता था। उसे साधारण ज़िंदगी जीना ही पसंद था। उसे दिखावे की ज़िंदगी का कोई शौक़ नहीं था। नैना हर बात पर सूरज से गुस्सा हो जाती है।
एक दिन वह अपनी माँ से कहती है, माँ आपने कैसे ससुराल में दे दिया। सूरज जी और माँ जी कितने सिंपल रहते हैं। मुझे यहाँ दिखावे की ज़िंदगी ही अच्छी लगती है और इनको साधारण ज़िंदगी। माँ आपको तो पता ही है ना मैं कितने अच्छे तरीके से रहती हूँ और वैसे भी घूमने फिरने का खाने पीने का सबका मुझे शौक़ है। लेकिन यहाँ पर तो एक नौकरानी भी नहीं है। माँ जी घर का सारा काम कर रही है। लेकिन बेटा तू भी घर का काम में हाथ बटाया करना। ये अच्छा थोड़ी है कि तेरी सासू माँ काम कर रही है तू घर में बैठी है। अरे माँ ये नौकरानी नहीं लगा सकते एक। अब इसमें क्या है, मैंने आज तक काम किया ही नहीं तो मैं काम क्यों करूं। नैना किसी की बात कहाँ सुनने वाली थी। वहाँ कभी भी उस घर में काम करती ही नहीं थी। दिन भर कमरे में बैठी रहती थी और ऑर्डर करके सामान मंगवा कर खाया करती थी। वहीं पर उसकी सास वसुंधरा किचन में अकेले ही घर का सारा काम करती थी। वसुंधरा को अपनी बहू से फ़र्क भी नहीं पड़ता था। एक दिन सूरज अपनी माँ के पास आता है। माँ आप दिन भर इतना काम करती हो, आप फिर भी नैना से कुछ नहीं कहती। आप कहो तो मैं नैना को समझा दूंगा। ऐसा थोड़ी ही चलेगा, आप थक चुकी हो। नैना से मैंने शादी इसीलिए की थी ताकि आपको आराम मिल सके। अरे बेटा तू उससे कुछ मत कहना, वो अभी बच्ची है, नई नई शादी हुई है। नई नई शादी करके हम दूसरे घर में आते हैं ना तो हमें अजीब ही लगता है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ कि नैना बहू से कुछ नहीं कहना। लेकिन माँ आपकी हालत देखी नहीं जाती। आप कहो तो मैं एक नौकरानी लगा लेता हूँ। आप नौकरानी लगा लो ना। नहीं बेटा अब इसमें क्या है, मैं काम करूँगी तो मेरे हाथ पैर भी चलेंगे। मैं काम करूँ ना तो मुझे अच्छा ही लगता है। तू मेरी चिंता क्यों करता है। अब क्या था, सूरज अपनी माँ से कुछ नहीं कहता। नैना जैसे ही सूरज कमरे में आता है, अरे आप जब देखो अपनी माँ की ही साइड लेते रहते हो। मैं काम नहीं करती तो इसमें आपको क्यों बुरा लगता है। मुझे काम नहीं करना, आप इतने पैसे वाले हो, आपके पास इतना पैसा है लेकिन फिर भी साधारण ज़िंदगी जीते हो। मुझे तो समझ नहीं आता आप जैसे कंजूस लोगों का। अरे नैना ऐसी बात मत करो। तुम्हें पता है मेरी माँ ने कितनी मुसीबत से पाला है मुझे। ये जो धन और घर बार है ना वो हमारी मेहनत का है। हम इसमें ऐसे ही खर्च कैसे कर दे। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। वैसे भी हम इतनी बुरी ज़िंदगी भी नहीं जी रहे जितना कि तुम बता रही हो। अरे तो बुरी नहीं है तो क्या ज़िंदगी है ये। दिन भर घर का झाड़ू पोछा करो, खाना बनाओ, ये करो वो करो और कुछ तो काम है ही नहीं हमारे पास। नैना तुम ऐसी बातें क्यों करती हो। माँ संभाल रही है ना घर का सारा काम, तुमसे तो कुछ नहीं कह रही। फिर भी तुम बार बार एक ही बात की रट लगा कर बैठी रहती हो। वैसे भी घर का काम करना कोई बुरी बात नहीं होती है, इससे हमारे हाथ पैर भी सलामत रहते हैं। दिन भर कमरे में बैठने से भी क्या मिलता है नैना। अरे आपको मेरा कमरे में बैठना ही बुरा लगता है ना, ठीक है मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। अब क्या था, गुस्से में नैना अपने मायके चली जाती है। मायके जाकर अपनी माँ से, माँ मुझे सूरज जी के साथ नहीं रहना। सूरज जी का तो आपको पता ही है ना, वो कितने कंजूस है, साधारण ज़िंदगी जीते हैं। मुझे उनके साथ रहना ही नहीं है, वैसी ही उनकी माँ है। अरे बेटा तू घर छोड़कर क्यों आ गई, तुझे वापस चले जाना चाहिए। तेरे पापा को पता लगेगा ना तो वो गुस्सा हो जाएंगे। तुझे पता है वो कभी भी तेरी साइड नहीं लेंगे। लेकिन माँ पापा को मैं समझा दूंगी। उन्हें कैसे पता नहीं चलेगा जब उन्हें पता है कि उनकी बेटी ऐसे घर में नहीं रह सकती। माँ आपको पता है वह एक नौकरानी तक नहीं लगाते। इतने पैसे क्या काम के हैं, हमारे घर में भी तो 10-10 नौकर काम करते हैं ना माँ। अरे बेटा 10-10 नौकर काम करते हैं लेकिन तुझे इसकी असली सच्चाई पता भी नहीं है। जब तेरे पापा आएंगे ना तभी तुझे असली सच्चाई पता लगेगी। नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वहाँ मन ही मन सोच रही थी आखिर माँ मुझसे क्या कहना चाहती है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ गई। शाम को जैसे ही उसके पापा घर आते हैं, अरे बेटा तू अचानक से मिलने आई है क्या। नहीं पापा मैं सूरज से गुस्से में आई हूँ। आपको पता है वहाँ घर में नौकरानी भी नहीं लगाता, बिल्कुल साधारण ज़िंदगी जीता है। मुझे वह ज़िंदगी पसंद नहीं है इसीलिए मैं घर छोड़कर आ गई। लेकिन बेटा सूरज जैसा लड़का ना तुझे कभी भी नहीं मिल सकता। तेरी हिम्मत कैसे उसको ऐसी बातें बोलकर यहाँ आने की। तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ पर रखूँगा। लेकिन पापा आप मुझसे इतना प्यार करते हो और आप इस तरह से बातें कर रहे हो। शादी होने के बाद आप भी बदल गए ना। सूरज जी की आदतें मुझे अच्छी नहीं लगती इसीलिए अब मैं इसी घर में रहूँगी। अब क्या था, सूरज थोड़ी ही देर में उस घर में आ जाता है और अपने ससुर से, पापा जी ये लो कुछ पैसे, आपको और कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे बोल दीजिएगा, वो भी बेझिझक होके। मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। अरे वाह मेरे दामाद, तुझे पता है मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो तुझ जैसा दामाद मुझे मिला है। सच में हम बहुत ही किस्मत वाले हैं ना नैना। देख तेरा पति जो कि हमारा सारा कर्जा पटवा रहा है, हमारे ऊपर करोड़ों का लोन हो गया था
लेकिन सूरज की वजह से वहाँ सारा माफ़ हो चुका है, क्योंकि उसने सारे पैसे दिए हैं। भले ही वहाँ साधारण ज़िंदगी जीता है, लेकिन उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और वहाँ दिखावे की ज़िंदगी भी पसंद नहीं करता। हम लोगों ने दिखावे की ज़िंदगी जीकर क्या कर लिया, कर्ज ही किया ना। इससे तो अच्छा कि हम साधारण ज़िंदगी जीते तो खुश रहते। अब तुझे समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नैना को अपनी गलती पर पछतावा होता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया। मैं सूरज जी को कितनी बातें बोलती थी, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि पिताजी के ऊपर इतना कर्ज है, और वो भी दिखावे की ज़िंदगी की वजह से। सच में सूरज जी बिल्कुल सही कहते हैं। मुझे आज अकल आ गई है। अब मैं सूरज जी को कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ़ कर दीजिए सूरज जी। मुझे नहीं पता था कि पिताजी के आप इतना साथ दे रहे हो। आज जब मैंने आपको इस तरह देखा ना, तो सच में मैं खुद को ही गलत महसूस कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही गलत हूँ। सूरज अपनी पत्नी को माफ़ कर देता और कहता है, तुम्हें दिखावे की ज़िंदगी भले ही पसंद हो, लेकिन दिखावे की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। दिखावे में क्या होता है नैना, मैं चाहूँ तो घर में आई नौकरानी भी लगा सकता हूँ, लेकिन जिस प्यार से मेरी माँ मेरे लिए खाना बनाती है, वहाँ कोई और कैसे बना सकता है। उसमें प्यार कूट कूट कर भरा होता है। इसीलिए मैं नौकरानी नहीं लगाना चाहता। और मेरी माँ ने मुझे संस्कार ऐसे दिए हैं कि दिखावे की ज़िंदगी से अच्छा साधारण ज़िंदगी जियो। इसमें आप भी खुश रहोगे और आपको कोई दिक्कतों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। नैना की अकल ठिकाने पर आ जाती है। वहाँ अपने ससुराल वापस लौट जाती है और अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आपने सच में सूरज जी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो सूरज जैसा पति और आप जैसी सास मुझे मिली है। आज तक काम के लिए मुझे आपने कोई ताना नहीं दिया, जबकि मैं कोई काम ही नहीं करती थी। लेकिन आज से खाना मैं बनाऊंगी, ना कि आप तो अब बस आराम कीजिए। यहाँ सुनकर सूरज और सूरज की माँ दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब क्या था, तीनों खुशहाल जिंदगी और साधारण जिंदगी जीने लगते हैं। कमला की दो बहुएं थी, मीना और प्रिया। मीना जो कि बहुत ही समझदार बड़ी बहू और सारा घर का काम संभालने वाली थी, बड़ों की इज्जत भी करती थी। वहीं पर छोटी बहू प्रिया जो कि मॉडर्न थी, मॉडर्न तरीके से रहती थी, घर का कुछ काम नहीं करती थी और बड़ों की तो ज़रा सी भी इज्जत नहीं करती थी। लेकिन उसकी जेठानी पर उसे थोड़ी बहुत दया आ जाती थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे जेठानी जी, आप दिन भर काम पर लगी रहती हो, आप थोड़ा बहुत काम मुझे भी सिखा दो ना, तो मैं भी आपकी मदद करा दिया करूँगी। और वैसे भी थोड़े अच्छे से रह लिया करो। आजकल के ज़माने में लोग कैसे रहते हैं और आप किस तरह से रहती हो, मुझे तो समझ ही नहीं आता आप ऐसी क्यों रहती हो। अरे प्रिया, तुम्हें क्या बताऊँ, जब मैं नई नई ससुराल आई थी ना, तो मैंने मॉडर्न कपड़े पहन लिए थे। इसलिए माँ जी ने ना प्रीतम जी से मुझे पिटवा दिया था। तब से मैं ना मॉडर्न तरीके से कपड़े नहीं पहनती, मैंने पहनना बंद ही कर दिया है। अरे दीदी, आप ये क्या कह रही हो? लेकिन माँ जी तो मुझे कुछ भी नहीं कहती। मैं मॉडर्न तरीके से कपड़े पहनती हूँ, फिर भी वहाँ मुझे नहीं टोकती। मुझे कुछ क्यों नहीं कहती? मुझे नहीं पता प्रिया, लेकिन माँ जी मुझे तो टोकती थी, मुझसे बोलती भी थी और पिटवाती भी थी। अब भी तुम देख लेना, तुम्हारे जेठ जी को वहाँ सिखा देगी और मेरे खिलाफ़ भड़का कर मुझे डटवाएगी। उनकी आदत ही बन चुकी है। लेकिन माँ जी को आप अच्छी क्यों नहीं लगती दीदी? तुम नई नई हो ना, इसीलिए अच्छी लग रही हो, लेकिन जब पुरानी हो जाओगी ना, तो माँ जी की हरकत वही रहेगी। उनकी आदत है बेटों को सिखाना और बहुओं को पिटवाना। देख लेना, किसी दिन वहाँ राहुल को भी सिखाएगी, जिस तरह प्रीतम को सिखाती है। मुझे पता है माँ जी की हरकत। शुरुआती दिनों में वहाँ मुझसे भी अच्छे से ही रहती थी, लेकिन अब उनकी हरकतों में बिल्कुल सुधार नहीं है। वहाँ फिर वैसी की वैसी ही रहती है। अरे दीदी, ये तो बहुत ही गलत है। आपके साथ हुआ यह सुनकर ही मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो मेरे साथ होगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा दीदी। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। अब क्या था, प्रिया अपने पति राहुल से कहती है, राहुल जी, आपकी माँ जी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जेठानी जी के साथ कितना गलत करती है। बेचारी जेठानी जी दिन भर काम करती है, फिर भी उन्हें प्रीतम जेठ जी को सिखवा देती है और उन्हें पिटवा देती है। अरे तुम माँ के बारे में इतना गलत नहीं बोल सकती, वो मेरी माँ है और मैं अपनी माँ के बारे में बिल्कुल गलत नहीं सुन सकता। लेकिन इसमें गलत क्या है? वो जो है वो है। माँ जी ऐसी ही है, तब क्या कर सकते हैं? माँ जी ऐसी ही है, आपको नहीं पता है उनके बारे में। अच्छा ठीक है, मेरी माँ के बारे में अब कुछ मत कहो, वरना मैं नहीं सुनूंगा। यहाँ कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। प्रिया, हे भगवान, ये बेटे भी ना अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते।
जबकि मैंने जब से जेठानी जी की ऐसी हालत देखी है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जेठानी जी को इंसाफ दिला कर रहूँगी। अपनी बड़ी बहू मीना के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वहाँ जब देखो उसे अपने बड़े बेटे से पिटवाती रहती थी और जब देखो उसे डांटती रहती थी। अरे मीना बहू कहाँ गई, जल्दी आ तो। क्या हुआ माँ जी? अरे काम तो कुछ करती नहीं है, इधर उधर घूमती रहती है, जब देखो ठुमके लगाती रहती है। चल जल्दी जा, सबके लिए पकवान बना कर ला तरह तरह के। लेकिन माँ जी अभी तो मैंने खाना बनाया तो क्या फ्री जाकर सोएगी तू? मैंने कह दिया ना, जा मेरी प्रिया बहू को क्या चाहिए वो बना दे। लेकिन माँ जी मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, अभी मैंने खाना खाया है, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे प्रिया बहू खा ले, तुझे पता है तू कितनी दुबली हो गई है। लेकिन माँ जी आप ये गलत करती हो, दीदी के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिया बहू जुबान मत लड़ा, मैं जो कह रही हूँ वह सुन ले, वरना जा अपने कमरे में। अब क्या था, प्रिया अपने कमरे में चली जाती है और सास फिर से मीना से सारा काम करवाती है और तरह तरह के पकवान बनाती है। अरे इतने सारे पकवान बना दिए, अब इनको खाएगा कौन? इतने की थोड़ी बोला था, सबके मनपसंद की बोला था। लेकिन माँ जी जो सबको पसंद है वही तो बनाया ना मैंने। पसंद है तो इसका मतलब कि तू इतना बनाएगी? तेरी ना आदत बिगड़ चुकी है, तू दिन ब दिन सिर पर चढ़ती जा रही है। तभी वहीं पर प्रिया आ जाती है। लेकिन माँ जी आपने ही तो दीदी से कहा था ना कि इतने तरह के पकवान बनाओ, तो दीदी ने बना दिया, अब उसमें क्या गलती है उनकी? प्रिया बहू तो इसकी साइड मत ले, तू इसे नहीं जानती, तू नई नई आई है ना अभी इसीलिए। लेकिन माँ जी मैं दीदी को जान चुकी हूँ, उनके साथ मैं 8-10 दिन से रह रही हूँ। वो जेठानी जैसा व्यवहार ही नहीं करती, वो मुझे काम तक नहीं करवाती, वो मेरी बहन जैसी है, मुझे पता है। अरे तेरी बहन बन गई इतनी जल्दी, और मैं तुझे इतना प्यार करती हूँ, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? माँ जी ये सब बिल्कुल नहीं है, लेकिन जेठानी जी आपकी बेटी की तरह है, जिस तरह मैं आपकी बेटी की तरह हूँ वो भी तो आपकी बेटी की तरह है ना। उनके साथ आप ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? जेठानी जी कितनी अच्छी है, वो हमेशा आपका सम्मान करती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उनके साथ गलत करोगी। उसी वक्त प्रीतम आ जाता है। प्रीतम यहाँ सारी बातें सुन रहा था। हाँ माँ, आपकी वजह से मैंने मेरी पत्नी को कितना पीटा, हर बार आपकी बात सुनी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है जब मैंने प्रिया की बात सुनी। सच में वह इतना काम करती है, आपके लिए ये सब कुछ करती है, आपकी इज्जत करती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ सब राज क्यों नहीं आता? हमेशा मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज आप गलत हो। आपने हमेशा मुझे मीना की गलती ही बताई है, जबकि ये कभी नहीं कहा कि मीना मेरी कितनी सुनती है। अब मीना की इज्जत मेरे दिल और दिमाग में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब मैं मीना को आपकी वजह से कभी नहीं मारूंगा। यह बात सुनकर मीना बहुत ही खुश हो जाती है और अब उसकी सास को भी अकल ठिकाने पर आ जाती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, आज प्रिया बहू ने मेरी भी आंखें खोल दी, आज के बाद से मैं ऐसा नहीं करूँगी और मीना बहू को भी बिल्कुल छोटी बहू की तरह प्यार करूँगी। मुझे माफ़ कर दे मीना बहू, आज के बाद तेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार मैं कभी नहीं करूँगी, ना ही कभी होने दूंगी। और हाँ प्रिया बहू, कल से तू भी आधा काम करवाना अपनी जेठानी को। हाँ माँ जी बिल्कुल, बस आप उनसे अच्छे से रहिए। अब यहाँ बात सुनकर तो मीना की आंखों से आंसू आ जाते हैं। माँ जी आपका प्यार पाकर सच में मैं बहुत ही खुश हूँ। जिस प्यार को पाने के लिए मैं बरसों से तरस रही थी, वहाँ प्यार आज मुझे मिल गया है। सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो आप जैसी सास मुझे मिली है। अरे भाग्यशाली तो मुझे कह, मैं भाग्यशाली हूँ जो तुझ जैसी बहू मुझे मिली है, जिसने आज तक मेरे सामने तू तड़ाक नहीं किया। अगर दूसरी बहू होती तो शायद इस घर में नहीं रहती। मुझे माफ़ कर दे बेटा, आज के बाद से तेरे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी। अब क्या था, कमला अपनी बहू के साथ फिर कभी भी गलत काम नहीं करती और उसे प्यार से रखती है।